नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक खास सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का पूरा डिस्कशन दे रहे हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और उसमें साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है या जो उसके इर्द गिर्द चीजें आपको पढ़नी वो सब भी आपको इस वीडियो में हम लोग बता रहे हैं। तो उसमें आप लोगों ने जो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें वो जो पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर 2018 में केमिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 से 37 तक कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर 38 से 50 तक करेंगे, मतलब जो बाकी के 12-13 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी 26 से 37 वाला नहीं देखा है, उसको देखना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए। और एक खास बात, जो यहां पर मैं पेपर बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 37 वो आप लोग अपने पेपर में देखेंगे, और वो पेपर जो है आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे जाएंगे तो आपको वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी बात बेसिक सी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखते हैं। और मिटाते हुए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बी आर्ट सोशल, बीएलएलबी, एलएलबी, ये सब सारे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक को विजिट करिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए चलिए हम अपने मेन काम पे लौटते हैं। वो है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 37 हम बताने जा रहे हैं। वैसे मैंने 37 में बताने जा रहा हूं और मैं 38 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, जो पुराने वीडियो देखेंगे वो समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो हमारा कहता है कि बताना कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 माइनस और CO। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो जो जेन्युइन तरीका है इसका, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कहां पर जा रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जा रहा है, एमओटी पर, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी से। और आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी आप देखेंगे लगातार 2-3 क्वेश्चन आए हैं यहां से, और एमओटी से ही आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 के आपके 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, देखिएगा भी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली चीज इसने पूछा है कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या है। तो पैरामैग्नेटिक होता क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, लोग कंफ्यूज होते हैं, डायमैग्नेटिक में होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मैं तरीका बताता हूं। आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे जरूर, तो गांव में एक चीज होता है पैरा, आप लोग पैरा जानते हैं ना, पैरा जो कि गाय भैंसों में और बाकी यूज होता है गांव में। तो जो पैरा है, पैरा होता है ना, पैरा होता है, आप जानते हैं पैरा होता है, तो पैरा होता है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डायमैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो कहने क्या मतलब हो गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक, बहुत बेसिक सी बात हो गई। पता कैसे चलेगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या किसमें नहीं है, ये पता चलता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। जब आप इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे वहां से हमें पता चलता है। मैं किसी एक का जो है O2 का, चलिए O2 का मैं पहले क्या करता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं। वो अगर मैं बना दूंगा तो मैं उससे क्या होगा ना कि आप लोग समझ जाएंगे कि बाकी सबका कैसे बनेगा। ठीक है, और उससे होगा क्या, उससे मैं कई कंक्लूजन्स बता दूंगा जिससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे H2 कैसे बनता है, H और H का दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, और इन दोनों को मिक्सिंग से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बन जाता है, H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। ऐसे O2 का भी बन जाता होगा। ठीक है, और होता क्या है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, एक
एक ये हाइड्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिया। इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक जो होता है वो हमारा उसकी एनर्जी लो हो जाती है और एक की एनर्जी हाई हो जाती है। लोअर वाले एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जो हम लोग इनकी मिक्सिंग करते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल से करते हैं, LCAO प्रिंसिपल। इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे MOT पढ़ाने के लिए कम से कम एक लेक्चर चाहिए होगा, 1 घंटे, सवा 1 घंटे का लेक्चर। तो मैं वो चीज बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं उससे बच रहा हूं कि आपको बस काम काम की बातें बताऊं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें एक आपका एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बात आती है कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखिए बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कुछ इस तरीके, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो पहले ऐसे एक लाइन बना लीजिए अपना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको विजुअल होगा, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहां पर क्या है, 1s ले लेते हैं। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1s। दोनों सेम एनर्जी के हैं, क्योंकि सेम है तो सेम सेम एनर्जी के होंगे। तो इन दोनों से क्या बनेगा, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, सॉरी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग कहते हैं आपका क्या, सिग्मा 1s। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा स्टार 1s। इसको सिग्मा 1s, इसको जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा क्या है कि इन दोनों को मिक्स करने से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और 1s का है इसलिए मैंने सिग्मा 1s लिख दिया, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का है, ठीक है। अब मिक्स करने पर सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, कैसे, नहीं, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। होता क्या मैं आपको बता दूं, मिक्सिंग में जब हेड टू हेड मिक्सिंग होती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उस केस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो भी केस आ जाएगा अभी आपका यहाँ पे, देखिए ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका 2s है, ठीक है, ये आपका 2s है। 2s में भी ऐसे सेम केस, एक बॉन्डिंग और एक आपका एंटी बॉन्डिंग, जिसमें हम यहां क्या लिख देंगे, सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर देता हूं क्योंकि इसका डायग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब आइए, अब यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, 2p, ठीक है, 2p, ठीक है, क्योंकि 2p में क्या होगा, आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px 2py 2pz, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके मिक्सिंग से देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका पहले बनेगा ये एक इस तरीके से, यहां पर क्या बनेगा आपका, ये होगा सिग्मा 2p, और ये क्या बनेगा आपका, पाई 2p बनेगा, ठीक है। अभी बताता हूं सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कहां से आ गई। ये हो जाएगा आपका पाई स्टार और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई स्टार 2p, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p, ठीक है। ये मेरा टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। देखिए p में आपके 3 है। अब देखिए अगर आप px की, अगर मान लीजिए आपने px और px की मिक्सिंग कराया, px क्या हो गया आपका ये, और दूसरा px क्या हो गया ये, px की अगर आप मिक्सिंग कराते हैं तो ये क्या, हेड टू हेड मिक्सिंग है। हेड टू हेड में हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर आप यहीं पर py ले लेते हैं, ठीक है, py या pz ले लीजिए, कोई ले लीजिए, तो यहां पर जो इंट्रैक्शन होगा ये कैसा है आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या साइड वाइज मिक्सिंग होगी, और इस केस में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। मतलब कोई एक होगा, कोई एक, चाहे वो px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि x y z तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक जो होगा x y z में से कोई एक जो होगा क्या करेगा, हेड टू हेड करेगा। मान लीजिए px है,
ठीक है, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बाकी जो है पी वाई चाहे पीजेड वो क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे साइड वाइज या मिक्सिंग करेंगे, उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं पी एक्स मान लूं, पी एक्स प्लस पी एक्स सिग्मा बन जाएगा, तो पी वाई प्लस पी वाई और पी जेड प्लस पी जेड क्या बन जाएगा, आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में आप थ्योरी में जा रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं इसको, नहीं तो बहुत टाइम खींच जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या हो गया आपका, अब देखिए ये मैंने आपको बना दिया, ठीक, ये सब आपका बन गया। अब यहां पर देखिए क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए, कैसे, यहां पर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 1s2 यहां पर भी था, 1s2 ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां भर दीजिए, 2 यहां भर दीजिए, चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो गए। चलिए इसमें देखते हैं, 2s2 भी था, इधर भी 2s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन, आपको टोटल कितने भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 2 4, तो 2 इधर भरा, 2 ऊपर भर दूंगा। अब यहां पर क्या 2p4 है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको टोटल भरने हैं, तो ये 2 यहां भर दिया, एक भरा एक भरा एक भरा एक भरा। हुंस रूल के हिसाब से जैसा आप जानते हैं, पहले सिंगल फिल कर दीजिए, तब उनको क्या करेंगे आप, पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, इस तरह भर दिया। अभी कितना भरा है इसमें, 2 2 4 2 6, मतलब 2 और भरेगा, 1 1। अब नहीं भरेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ठीक है, क्योंकि टोटल इसमें कितना था, 4 और 4 8, 2 2 4 2 6 2 8 हम लोगों ने फिल कर दिया। भरने का तरीका ध्यान दीजिएगा, पहले यहां 2 भर लिए, फिर 1 1, फिर उसके बाद उसको पेयरिंग कराएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में ही है ये सब, ये जो मैंने लिखा है ये सब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है ये। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में हमारे फिल किए गए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग बहुत चीज निकाल सकते हैं। पहला चीज आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, बताइए पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा आपका, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया आपका, ऑप्शन में O2 है ही नहीं। पहली बात तो पहला ऑप्शन दिया गया O2 2+, O2 2+ मतलब समझते हैं, O2 तो था, उसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला है वहीं से निकलता है। ठीक है, जो एकदम ऊपर है, ठीक है, ऊपर से निकालना आसान होगा वहां से। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो गया, देखिए सब पेयर्ड आ गए, सब पेयर्ड आ गए तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, दूसरा कहता है O2 2-, O2 2- मतलब क्या, O2 और 2 इलेक्ट्रॉन और, 2 इलेक्ट्रॉन और, पहले O2 तो बना लीजिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और, तो लीजिए पेयर कर दिया मैंने, ये भी सब पेयर्ड हो गए, क्योंकि अब क्या हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां देखिए ये सब गिन डालिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब पेयर्ड हो गए। अगला ऑप्शन क्या कहता है, O2 में बना रहने देता, ठीक है, हर चीज O2 में इन्होंने कलाकारी किया है। अगला इन्होंने क्या, O2-, मतलब O2 16 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन 17 मतलब देखिए अब यहां तक फिल हुआ था, अगला इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, यहां भरेंगे हम लोग। हुंस रूल जैसे भरते हैं ना, हुंस रूल भी नहीं जानते हैं क्या भाई, 1 2 3 भरिए, फिर 4 फिर 5 फिर 6 भरिए। ठीक है, पहले सिंगली, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे आती है, पहले सिंगली फिल्ड कर दीजिए, फिर उसको पेयरिंग कराइए। ठीक, तो ये जो मैंने बनाया है, इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कहां पर है, यहां पर है। मतलब O2- के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, आप कहो है। और यही चीज थी आपकी। ठीक, तो अगर आपको एक ऑप्शन सही मिल गया तो मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूं पहले यहां पर, ये तो ठीक है कहानी जो बताया मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की। आप ये बताइए कि आपको ये पता चल गया कि नहीं चल गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, आपने समझ लिया। यहीं पर अगर हमें फ्लोरीन का बनाना होता है ना, तब भी हमें कुछ नहीं करना होता है। फ्लोरीन में क्या होता है, 2p5 हो जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ता, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ता, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दीजिए, हो गया ये आपका फ्लोरीन का बन जाता। लेकिन रुक जाइए, मुझे वो बताना नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्बिटल डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते थे।
ठीक है, बनाएंगे भी ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, और सेम आप फ्लोरीन के केस में भी बना सकते हैं। अब बात आती है मैं क्या और बताना चाहता हूं, यहां से हम बहुत चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने ये बना लिया तो हम बहुत चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहला आपसे हमेशा पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और ये आपको क्वेश्चन आया भी है। जैसे मान लीजिए O2 का बना है तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कौन कौन से? ये जो बिना स्टार के हैं, ये सब आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए क्या क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर बॉन्डिंग में सबसे पहले दो यहां पर, दो यहां पर, अगला बॉन्डिंग कहां है? यहां पर, और ये अगला ये यहां पर, ठीक है। इतने आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग जो बचे हुए हैं वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे आपके, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, एक तो आपका ये आ जाएगा 2, ये आपका 2 4, और ये आपका 2 6। तो यहां पर कितना लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। 10 - 6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/2 दैट इज द 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। तो O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अगर ऐसे मान लीजिए वो पूछ लेता कि बताइए O2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? O2+ क्या होता है? O2+ का मतलब ये होता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सर। अब ये आ गया। अब यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? एंटी बॉन्डिंग वाले से। एंटी बॉन्डिंग वाले में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। 10 - 5, 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5, 5/2 2.5, मतलब O2 का कितना आया? 2 आया। O2+ का कितना आया? 2.5 आया। और यही शायद आपका अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका यही हो गया, और ये क्वेश्चन था आपका कौन सा? 39। तो 37 और 39 इसी में आपका सॉल्व हो गया, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए वो कह देता कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए, मान लीजिए वो कह देता आपका कि मान लीजिए यही कहता O2 - का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो O2 का पहले बात तो यहां इतना इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 और भर दीजिए। अब क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग में 2 और बढ़ गए, पहले यहां 6 थे, अब 8 हो गया। तो 10 - 8/2, ठीक है। 10 - 8 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अच्छा सर, चलिए ठीक है सर, हम समझ गए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसका सर बेसिक फॉर्मूला जो वही मुझे समझ में आ गया। वो क्या था सर? हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर ले गया तो मैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके भी बता सकता हूं। बहुत अच्छी बात, अति उत्तम बात। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर बेसिस पे हम लोग बहुत चीजें बता सकते हैं। वो क्या क्या है? अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है कभी भी, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो, 8 हो या 20 हो, क्या चीज? किसी भी मॉलिक्यूल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 है या 8 है या 20 है, उस केस में आपका हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आएगा। हमेशा अगर आपका 4, 8 या 20 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हमेशा उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0 आता है, मतलब मॉलिक्यूल आपका कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। एक बात तो ये हो गई, एक कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन क्या होता है? अगले 2 कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो होता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारा वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये कभी भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन में आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, तब कैसे देखेंगे? तो उस केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं H2 - और H2+ का, तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, यहां पर 0.5 और यहां पर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है। अगर इसमें आपको कहता है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सेट करिए, तो मैंने क्या बताया? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ
कम हो जाएगी। चलिए ठीक, H2 की तो सबसे कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि 2 1 3 आ जाएगा, यहां पर 2 1 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो H2 प्लस और देन H2 माइनस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अच्छा, यही सेम चीज सर अगर मान लीजिए, अगर यही चीज हम बात करें अगर बॉन्ड एनर्जी के केस में, कि अगर मान लीजिए सर बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है सर, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो अगर सेम आ गया देन उस केस में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के। किसके? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा कम हो जाएगा, ठीक। और अगर ये बना लेंगे तो ये भी आप देख लेंगे, ठीक। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। ये एक कंक्लूजन था। तो काफी कंक्लूजन तो मैंने आपको एमओटी से दे ही दिया, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वो मैं आपको अगला बता देता हूं, अगली चीज में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये बताइए, एक क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा कलाकारी करेंगे, इतना ये जो डायग्राम आप बनाए ऐसा डायग्राम बनाएंगे? नहीं बनाइएगा, कभी मत बनाइएगा। एग्जाम के लिए आप कैसे करेंगे उसका मैं अप्रोच ही आपको अलग कर देता हूं। ऐसे अप्रोच से क्वेश्चन थोड़ा ना होगा, हो ही रहा है। जेन्युइन अप्रोच यही है, लेकिन हम लोग ट्रिक से करेंगे इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, सोना नहीं वहां पर, ठीक है। तो पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जेन्युइन बात बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो क्या होती है, अभी मैं आपको डायग्राम बना रहा था ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूं ना, 1s वाला नहीं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1s वाला इसे बना लीजिएगा, 1s 1s, फिर यहाँ पर बॉन्डिंग, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s अपने आप बना लीजिएगा। मैं देखिए 2s का बना रहा हूँ, सिंपल सीधा, ठीक है। ये भी 2s है, ये भी 2s है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2s, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। यहां पर मैं P ले लेता हूं, 2p, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये केस होगा, सिग्मा पाई में बता चुका हूं, ठीक है, कि 1 से सिग्मा बनेगा, बाकी 2 से पाई, ठीक है। तो सिग्मा 2p, ये हो जाएगा आपका पाई 2p, ये हो जाएगा आपका पाई स्टार 2p, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p, ठीक। एक ये डायग्राम हो गया। यहीं पर एक डायग्राम आता है आपका, ऐसे ही बनाऊंगा अभी, देखिएगा। और जैसा इसको कहूंगा वैसा ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको मुझे समझाने के लिए फिर ज्यादा समय लगेगा, तो मैं ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा। ये आपका था 2s, तो यहां हो जाएगा सिग्मा 2s, यहां हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। और यहीं पर मैं अगर बना लेता हूं 2p, बना लो, बना लीजिए सर, ठीक। अब देखिए खेला में कैसे चेंजिंग आएगी। यहां पर देखिएगा एनर्जी का एक मैं खेल कर रहा हूं। दोनों आप पहले बोर्ड को देखते हुए ये बताइए कि क्या आपको कोई चेंजिंग दिख रही है डायग्राम में, हाँ या ना? हाँ या ना मुंह से निकल जाना चाहिए। दोनों के डायग्राम में कोई अंतर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। पाई 2p सिग्मा 2p पाई स्टार 2p एंड दिस इज द सिग्मा स्टार 2p। कोई अंतर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। यहां पर आपने कुछ चेंजिंग किया है। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर सिग्मा की एनर्जी कम है, यहां पर सिग्मा की एनर्जी ज्यादा है। सिग्मा 2p की एनर्जी ज्यादा है, यहां पर सिग्मा 2p की एनर्जी कम है। याद रखिएगा जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम होगा ये आप लोग ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में बनाएंगे, और ये जो डायग्राम है ये आप बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में बनाएंगे, ठीक है। उसका रीजन होता है सर, उसका रीजन ये होता है, वो होती है एक sp मिक्सिंग की बात होती है। ये जो आपका डायग्राम बना है ये आपका है विदाउट sp मिक्सिंग।
एसपी मिक्सिंग के अंदर मैं नहीं घुस रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर मुझे समझाने में बहुत समय लग जाएगा और कोई मतलब नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। और यहां पर क्या ये विथ एसपी मिक्सिंग का डायग्राम है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब बोरान कार्बन नाइट्रोजन का बनाइएगा, जैसे B2 N2 C2 इन सब टाइप चीजों का, उसमें चाहे N2 प्लस करें N2 माइनस करें C2 प्लस माइनस जो भी करें, तो ये डायग्राम बनाइएगा और फिलिंग कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर आपसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन की बात करता तो ये डायग्राम आप बनाइएगा, ठीक है। एसपी मिक्सिंग से होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। होता क्या है कि ये जो सिग्मा 2s है और सिग्मा 2p है, इनकी मिक्सिंग हो जाती है आपस में, ठीक है। इनकी एनर्जी जो होती है वो, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होने की वजह से इनमें मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मिक्सिंग होने से क्या होता है, एक की एनर्जी ऊपर हो जाती है, एक की एनर्जी लो हो जाती है। इसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये इससे ज्यादा एनर्जी आ जाती है, मतलब सिग्मा 2p की पाई 2p से ज्यादा हो जाती है। वही बात है यहाँ पर, ठीक है। डिटेल मत जाइए, याद रखिए इस चीज को, ठीक। जहां पर आएगा यूज कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं और बहुत क्लियर कर दूं कि आपको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं। मे भी आप नहीं ही जानते होंगे, ठीक है, मैं भी कहीं से पढ़ा हूं उसको, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूजफुल ट्रिक है आपकी। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन क्या आया था आपका, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ना, याद कर लीजिए पहली बात तो। डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, इवन इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होंगी वो आपकी कैसी होंगी, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सी होंगी, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब समझ रहे हैं क्या है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब होता है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑड नंबर का होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, O2 प्लस ले लेते हैं, O2 माइनस ले लेते हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए क्या है इसमें आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितना है। O2 में कितना है 16, इसमें कितना 15, इसमें कितना 17। ये क्या है आपका इवन है, ये क्या है आपका ऑड है, ये क्या है आपका ऑड है। तो जो ऑड होता है, जो ऑड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, पैरा। जो आपका ऑड है वो क्या हो जाएगा, पैरा। ऑड वाला क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। आपको जरूरत ही नहीं है डायग्राम बनाने की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका एक एक्सेप्शन है। अब आप कहोगे भाई आप अगर ट्रिक पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो कुछ तो एक्सेप्शन आएंगे, उसको याद कर लीजिए अलग से। एक्सेप्शन क्या होगा कि अगर आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 या 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 10 और 16 के केस में दोनों क्या है, इवन है। होना क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक, लेकिन होते पैरामैग्नेटिक है। तो बस यही एक चीज याद कर लीजिए, बस क्या, कि अगर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सारे इवन जितने होते हैं वो सब डायमैग्नेटिक होंगे। तो एक ये इवन है, लेकिन तब भी ये पैरामैग्नेटिक ही होता है। और अभी मैं आपको O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, उसमें आपने देखा था कि O2 जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का। आप कहोगे सर याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज हो गए तो डायमैग्नेटिक में ऑड कर दिए और पैरा में इवन कर दिए तो नहीं होंगे। कैसे, अगर ट्रिक्स याद करेंगे तो डायमैग्नेटिक का D, इवन का E, पैरामैग्नेटिक का P और ऑड का O, OPDE। कनेक्शन भिड़ा, भिड़ा कि नहीं भिड़ा, कनेक्शन भिड़ा कि नहीं भिड़ा, बताइए। भिड़ गया ना। OPDE कैसे भूल जाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। और एक्सेप्शन याद रखिएगा, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन के केस में पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक। पहला ट्रिक मैंने निकाल दिया। अब अगला, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करेंगे यार, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, बताइए। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे इतना बड़ा सा, उसमें से चलोगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, तब तो पागल हो जाओगे। देखो मेरे साथ, देखो साथ साथ देखिए, नहीं सब भूल जाएंगे आप। ऐसे लिख लीजिए, 2 2
2 2 6 6 इस तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 2 2 4 2 6 2 8 6 14 26, ठीक। यहां लिख लीजिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, या ये आपके क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताइए, मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर देखिए कैसे निकलवाता हूं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। O2 में पहले बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप कहोगे सर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, इसमें से कैसे गिनना है आपको पहले मैं ये बता देता हूं। आप पहले ये 2 गिन लिए, ये 2 गिन लिए, 2 2 4, फिर यहां आइए 2 6 2 8 8 6 14, ठीक। यहां तक तो हो गया, मतलब आप एक साइड लिखते चलिए 2 2 2 2 6 8 से 14 हो गया। अब मुझे क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। 2 2 4 2 6 2 8 6 14 2 16, मतलब हमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस टेबल में बना देने हैं, ठीक है। तो 2 बनाया, 2 2 2 यहाँ 6 फिर 2, ठीक है। ये हो गए मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए मेरे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, 4 बाई 2 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। और उस मेथड से भी, आपके क्लासिकल मेथड से भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है। तो ये देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं, ये सब ट्रिक्स हैं, इनको मत, इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढिएगा, जैसे बता दे रहा हूं ऐसे ही ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स है भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपकी चीजों को आसान कर लेने के लिए है। जैसे मान लीजिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाता है कि O2 प्लस O2 क्या, आपका ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे इसमें आया था O2 प्लस, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, O2 प्लस मतलब क्या हो गया, 8 दूनी 16, एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 कैसे भरेंगे, देखिए 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 1 15, ठीक, खुश। अब देख लीजिए, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, 6 माइनस 1। आप लास्ट वाला चाहे कर लीजिए और चाहे टोटल जोड़ लीजिए, बात वही आएगी, ठीक है। बहुत लोग दिमाग चल रहा होगा सर बॉन्डिंग तो सारे हैं, आप सिर्फ 6 लिख रहे हो। 6 माइनस 1 3 बाई 2, नहीं एक मिनट, नहीं 6 माइनस 1 5 बाई 2, कितना हो जाएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर देखिए 2.5 आ गया। आप चाहे तो सब जोड़ लीजिए, 2 2 4, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे जल्दी कर लेंगे। तो आप टोटल करना चाहते हैं टोटल जोड़ लीजिए, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं मैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। 2 2 4 6 10, 10 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 1 5, 10 माइनस 5 बाई 2 2.5, ठीक है। बात वही है ना, हमें बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस सी करना है, सेम होगा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं C2 का कहता हूं, एक और एग्जाम्पल करा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं MOT में शायद बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने। मान लीजिए अगर मैं यहां पर ले लेता हूं एग्जाम्पल N2 का, N2 का ले लूं, चलिए N2 ले लेते हैं 14, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, sp मिक्सिंग विदाउट sp मिक्सिंग कुछ नहीं सोचना। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 6 14। अब यहां पर एंटी बॉन्डिंग भरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे जहां हमें जितना इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाइए बस। 2 2 4 2 6 2 8 6 14 हो गया, 14 तक पहुंच गया, अब कुछ नहीं करना। हाफ ऑफ 6 माइनस 0, ठीक है, 6 माइनस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो कितना आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का कितना आ जाएगा 3। उस मेथड से भी निकाल लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं आएगा, ठीक। आई होप ये मेथड आप लोगों को, ये जो ट्रिक है ये समझ में आया हो। और बता रहा हूं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, ना ही इसको कहीं से आप मैच करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज होती है। हाँ, ये बता रहा हूं कहीं गलत नहीं होगी। आपके 20 इलेक्ट्रॉन तक कहीं नहीं गलत होगा, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक कहीं नहीं गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा समय लग गया यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 भी यही था, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 एंड O2 प्लस, वो भी हो गया। अगला भी हो गया आपका 40वां भी हो ही चुका है। देखिए कैसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है और फॉर द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैंने अभी बताया था अगर हेड टू हेड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज होता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए जैसे इसने कहा 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल की जो होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही हो सकती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो क्या बन जाता है आपका, इस तरीके से यहां पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाता है,
ठीक है, इस तरीके से यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। 1s विथ 1px। अब आप अगर 1s ले रहे हो और 1px लोगे, ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन कराओगे तब भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये क्या हेड टू हेड है। आप कह रहे हो px विथ py, क्या कह रहे हो, px विथ py। अब देखिए ये क्या होगा, px विथ py की अगर हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो देखिए होगा क्या। एक तो आप अगर इसको और नजदीक ले जाते हैं ओवरलैपिंग के लिए, देखिए क्या हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और नजदीक लेके जाके बनाता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक आधा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताया था, उसमें हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव से ही बताते हैं इसको, ठीक है, वो आप छोड़ दीजिए। आप इतना ही सोचिए कि पॉजिटिव का आधा इससे हो रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव इससे आधा हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव प्लस डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं, नॉन बॉन्डिंग। क्या बन जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। इन्होंने क्या आंसर दिया था, इन्होंने आंसर दिया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नहीं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन पाएगा इस तरीके से। सिग्मा बॉन्ड बन जाता अगर आपका px प्लस px होता, ठीक है, उस केस में पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन हो जाता, हेड टू हेड हो जाता, बन जाता। इन्होंने लिखा है अगला कि py विथ py और pz विथ pz गिव्स द पाई बॉन्ड। py विथ py, ठीक है, ये देखिए टू लोब इंटरेक्शन हो रहा है, या मैंने क्या कहा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको कह लीजिए, या इसको आप ये भी तो कह सकते हो, टू लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, एक ये और एक ये लोब, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। सेम तरीके से pz का भी हो जाएगा। तो कहने का कुल मिला के आपका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा गलत है, थर्ड वाला, कि px py के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा नहीं नॉन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक, चलिए 40 भी हो गया आपका। 41, अब ऑर्गेनिक में हम लोग घुस जाते हैं। 41 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपको सबसे पहले बताना स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस क्या होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस के लिए इन्होंने जो दिया है वो NF3, NH3, NH2OH और क्या दिया है, NSiH3 का होल थ्राइस। देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस कौन सा होगा। लुईस बेस क्या होते हैं, पहले ये बताइए, लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस होते हैं हमारे लोन पेयर डोनर। क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं हमारे लोन पेयर डोनर। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और याद कैसे रखते हैं हम लोग, एसिड से एक्सेप्टर, ठीक है, और बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, बेस से क्या हो जाएगा, हमारा डोनर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस कौन होगा, जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सके, या जिसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा, ठीक है। तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, आपको ये पता होना चाहिए। पहली चीज, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि लोन पेयर हमारा अवेलेबल है या नहीं है, कहीं वो रेजोनेंस में तो नहीं इन्वॉल्व है, कहीं वो डीलोकलाइज तो नहीं है, वो लोकलाइज होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अरे हमारे पास 10 रुपए होगा तब ना मैं किसी को 10 रुपए दे पाऊंगा। अब मेरी कमाई मान लीजिए 1000 रुपए पर मंथ है, तो मैं किसी को 5000 रुपए उधार नहीं दे सकता हूं। तो पहली चीज तो होनी चाहिए, होने के बाद उसकी नियत होनी चाहिए देने की। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए पर मंथ मैं कमाता हूं, तो 1 लाख रुपए मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मेरी नियत ही नहीं है देने की, तब मैं कैसे दूंगा। तो दो चीजें हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, और दूसरी चीज लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी भी होनी चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लीजिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के।
ठीक है। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम होगी। रीजन, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं NF3 का केस देख लीजिए, इसके पास बेशक लोन पेयर है लेकिन इसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम है। उसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन यहां पर अटैच है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और अगर ये खींचेगा तो इसके पास क्या होगा, अगर मान लीजिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां पर शेयर्ड है उसको अपनी तरफ खींचता है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाएगी। अरे भाई आप ये सोचो कि मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, मान लीजिए वो मेरा सारा पैसा मुझसे ले लेता है, ठीक है, वो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, 1 लाख रुपए में से 50,000 वही मेरा हमेशा ले लेता है। अब मेरे पास 50,000 ही बचा, अब मैं किसी को कैसे ज्यादा मेरी डोनेशन टेंडेंसी होगी, कैसे मैं किसी को 1 लाख रुपए दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा ना, नहीं दे पाऊंगा ना। वही सेम चीज यहां पर भी है। अगर मान लीजिए मेरा कोई ऐसा दोस्त होता जो मुझसे पैसा लेता ही नहीं है, अब मेरा पैसा एज इट इज बचा हुआ है, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैं लोन पेयर कहूंगा ले जाओ भाई डोनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा पड़ा है, कोई पैसा ले ही नहीं रहा, तुम कोई मांगने आएगा तो मैं उसको डोनेट कर सकता हूं। अच्छा भैया ऐसी बात है। तो 2 चीजें हैं, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी कैसी है, मतलब मेरे पास पैसा है या नहीं है, और अगर है तो मेरी नीयत है या नहीं देने की, 2 बातें होती हैं यहां पर। चलिए अच्छा, 2 केस मैंने डिस्कस कर दिया, आंसर जो है आपका यहाँ पर NH3 हो भी जाएगा। ठीक है, NF3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि F जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। बाकी कहिए तो डिस्कस करूं ना, तो अगर समझ गए हो तो बता दो, समझ कैसे गए होंगे। लास्ट वाला ऑप्शन तो ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। NH2OH में भी वही चीज है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिसकी वजह से काम जो है हमारा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके केस में भी छोड़ दीजिए, वो अपनी तरफ क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नाइट्रोजन पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आएगी तो वो अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। चलिए NSiS3 की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि यहां पर समय ज्यादा लग जाएगा। क्या है कि यहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। होता क्या है कि इसके पास जो होता है वो वैकेंट डी होता है, ठीक है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये किसका है, ये 2p का है, ठीक है, ये अपने 2p में इसका लोन पेयर होगा, उसको डोनेट करेगा, और कहां पर करेगा, इसके कहां पे करेगा, 3D में डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसको क्या होता है, ये इस तरीके से केस में क्या होता है कि लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट डी में, तो इसको हम लोग कहते हैं p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो तो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और अगर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, लोन पेयर को डोनेट करने की अवेलेबिलिटी नहीं। जब लोन पेयर है ही नहीं हमारे पास तो डोनेशन कैसे होगा, तो डोनेशन नहीं हो पाएगा तो लुईस बेस अच्छा होगा नहीं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और बैक बॉन्डिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा, और हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि पूरी केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा। और देखिए p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग हुई कैसे है, इसके p से इसके d में डोनेट कर रहे हैं ना, तो p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। और पाई क्यों लगा रहा है, क्योंकि पहला सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब मैं दूसरा बनाने जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होगा, पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है। और ये यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग में जो बॉन्ड बनने की बात कर रहा हूं, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाइए सर। तो लोन पेयर आसानी से डोनेट सिर्फ NH3 के केस में कर पाएंगे आप। शायद बेसिक का ही एक और क्वेश्चन पूछा था उसने, जब मैं देख रहा था तो उसमें था, अच्छा हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद 43वें पे आते हैं। 42वां कहता है कि बताइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप्स, किसके एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। बहुत आसान है ये तो,
इसको तो आप अपने छोटे माइंड से कर सकते हैं, छोटे दिमाग से। कार्बन में आप लोग एलोट्रॉप्स नहीं सुने हैं, डायमंड ग्रेफाइट, तो ये तो नहीं है भाई। फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस नहीं सुने हैं, ग्रुप 15 में नहीं पढ़े हैं? अरे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3-4 पैराग्राफ में व्हाइट, रेड और ब्लैक के बारे में, वो सब पढ़ लीजिएगा वहां पर। सल्फर, रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। तो ये सब क्या है? एलोट्रॉप्स ही तो है, आयोडीन के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। यही ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक? फिर वही आ गया क्वेश्चन आपका बेसिक का। बेसिक में मैंने क्या बताया था, हमें क्या देखना है? अगर लोन पेयर की, अगर वहां पर लोन पेयर है तो बस ये देखना है कि लोन पेयर अगर आसानी से हम डोनेट कर देंगे, ठीक है, लोन पेयर अगर आसानी से डोनेशन उसका आसानी से होगा तो वो बेसिक ज्यादा होगा। क्यों? लोन पेयर आसानी से इजीली अगर डोनेट होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वही बेस होते हैं। जो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वही तो अच्छे बेस कहलाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी देखनी है। तो चारों ऑप्शन नोट कर लेते हैं, फिर बताते हैं कौन है। इन्होंने पहला बनाया है बेंजामाइड, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बना है? ब्यूटिल ब्यूटिलेमीन बना दिया मैंने। अगला इन्होंने बनाया नाइट्रोबेंजीन, और अगला इन्होंने बेंजीन ही बना दिया। आंसर तो बहुत साफ दिख रहा होगा, कुछ लोग तो अंधे भी टिक करेंगे तब भी सही हो जाएगा। पहला चीज मैंने क्या बताया, बेसिक के लिए आपको दो चीजें देखनी है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारी, लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी। मेरे पास पैसा होना चाहिए और मेरी देने की नियत होनी चाहिए। दोनों केस आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये बताइएगा। NO2 के केस में आपको पहली बात तो यहां पर देखिए, यहां पर लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, कहां से आप इसमें देंगे बताइए। NO2 क्या है आपका, देखिए ये बताइए, इसके पास लोन पेयर है? लोन पेयर ही नहीं है इसके पास, तो डोनेट क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर की बात ही नहीं है, हटा ही दीजिए आप। हाँ, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है। चलिए, इसका मतलब क्या है कि दोनों अमीर तो हैं, दोनों के पास पैसा तो है। अब देखिए नियत किसकी सही है। मान लीजिए ये आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप मुकेश अंबानी, और इसको मान लीजिए वैभव त्रिपाठी, ठीक है। वैभव त्रिपाठी के पास भी पैसा है और मुकेश अंबानी के पास भी पैसा है। अब देखिए मुकेश अंबानी के पास क्या है ना कि लोन पेयर तो है, लेकिन इनका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। दिख रहा है आप लोगों को? मतलब क्या है कि इनका लोन पेयर रेजोनेंस इन्वॉल्व है, मतलब देने अवेलेबिलिटी ही कम है इनके पास। अगर आपका लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर ठीक, लेकिन इसके पास क्या अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि क्या है कि रेजोनेंस इन्वॉल्व है। अब एक साइड रेजोनेंस में चला गया इन्वॉल्व होने, तो उतना आसानी से नहीं डोनेट कर सकता ना। और यहां पर फ्री है, ये डोनेशन के लिए ही फ्री है। उल्टा इन कार्बन के प्लस आई इफेक्ट के होने की वजह से, इसके प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है, तब तो ये और आसानी से डोनेट करेगा। इसके पास और पैसा आ रहा है, पैसा 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 आ रहा है, तो आसानी से कुछ वो दान दक्षिणा भी कर देगा, तो आसानी से थोड़ा पैसा डोनेट वो कर सकता है। इसका मतलब मोस्ट बेसिक ये होगा। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर है तो देने के लिए, लेकिन दे ही नहीं पाएगा ना, दिक्कत है इसके पास। क्योंकि उधर वो जैसे मान लीजिए कि किसी घर में पैसा तो आ रहा है, लेकिन सारा पैसा दवाई में ही खर्चा हो जा रहा है, सारा पैसा स्कूल की फीस में खर्चा हो जा रहा है, सारा पैसा मान लीजिए कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई में इस सब में खर्चा हो जा रहा है। जब पैसा ही नहीं बच रहा है तो कहां से डोनेट कर पाएंगे हम लोग। यहां पर आसान है, यहां पर और पैसा आ रहा है, लो तो डोनेशन और आसान हो जाएगा। और यहां पर है ही नहीं पैसा तो डोनेट क्या करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। दो चीजें याद रखिएगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की डोनेशन। लोन पेयर का डोनेशन टेंडेंसी जो हम लोग देखते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो होती है हम लोग रेजोनेंस चेक कर लेते हैं, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, यही सब बातें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 44, जल्दी से खत्म करते हैं। अब इसको आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन। ये जो है आपको मिल जाएगा कहां पर बताइए, चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी का लास्ट सेकंड चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, देन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, 3 चैप्टर होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। आपका पूछ रहा है कि बताइए चारों में से विटामिन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, सीधे आंसर बता देता हूं, याद होना चाहिए सब आप लोगों को। एस्कॉर्बिक एसिड होता है,
एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये हमारा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी को ही हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये सब बाकी बातें कि विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट में मिल जाएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है, कोई बताने वाली बात नहीं है सब। अगला क्वेश्चन जो है आपका 45 कौन सा हो गया, 44 हो गया। 45वां क्वेश्चन क्या है आपका, 45वां कहता है कि बताइए अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, स्टार्च जो होता है इसमें दो होते हैं, स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक एमाइलोज और एक होता है हमारा क्या, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। और कुछ बातें और मैं बता देता हूं, 20% स्टार्च इसमें होता है, 80% इसका होता है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन का। ये जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है और ये जो होता है ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिख लीजिए ये सब चीजों को, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेन स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यहां पर 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्या बताया मैंने, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहां पर 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। 20% 80% वाटर सॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस पे, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन से क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग, 46 पे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता हूं, कर लेता हूं, चलिए कर लेता हूं। 46 कहता है एनिलीन क्या होगा। एनिलीन आपको पहले पता होना चाहिए, एनिलीन ये है। पूछ रहा है कि बताइए कि ये बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है। तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर देखिए लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेसिक तो होगा ये तो है। लेकिन वही है ना कि वीक बेस होता है ये, और रीजन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है ना वो कम है। लेकिन लोन पेयर है तो इसका मतलब वही है कि लोन पेयर है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है डोनेट करके, लेकिन मतलब प्रोटोनेट ये हो सकता है, लेकिन वही है कि लोन पेयर रेजोनेंस इन्वॉल्व होने की वजह से डोनेशन टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, यही बात है यहां पर। तो एनिलीन क्या हो जाएगा, आप आंसर बिग बेस लगा देंगे, बिग बेस नहीं लगाएंगे, बेसिक ही लगाएंगे। पूछ रहा है व्हिच काइंड ऑफ फिजन इज फेवर्ड बाय सनलाइट, मतलब होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, कौन सा ऐसा फिजन होता है जो कि आपका सनलाइट द्वारा जो है वो फेवर्ड होता है आपका, ठीक है, सनलाइट द्वारा जो है आपका फेवर्ड होता है। तो ये तो सब लोग जानते हो यार, क्या बताओ इसमें। होमोलिटिक फिजन जो होता है वो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। हाँ होमोलिटिक फिजन जो होता है वो हमारा सनलाइट प्रेजेंस होता है। आप पढ़ते हो बार बार कि आप फ्री रेडिकल जनरेट करते हो, जैसे Cl2 है, HNu लाइट के प्रेजेंस में, ऐसे हम लिखते नहीं कि HNu लाइट या हीट लाइट, तो HNu हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ Cl फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक में क्या होता है कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, होमोलिटिक हो जाता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Cl फ्री रेडिकल। अभी हेट्रोलिटिक फिजन की क्या बात होती है, जैसे मान लीजिए Cl ही है, हेट्रोलिटिक मतलब क्या, एक ही तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, एक एक नहीं ट्रांसफर होगा, दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे, तो एक आपका Cl+ और एक आपका Cl- बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का होमोलिटिक हेट्रोलिटिक होता है। तो होमोलिटिक जो होता है वो सनलाइट के साथ फेवर्ड होता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर लगभग 300-400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का चाहिए, तो इसलिए सनलाइट से वो फेवर्ड हो जाता है। अगला, व्हेन द कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिल्ड, अब लीजिए इसमें बताइए मैं क्या बताऊं। कैल्शियम एसिटेट को जब हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनता है प्रोडक्ट, याद होना चाहिए सबको, CaCO3 + CH3 COCH3,
देखिए ऑप्शन में आपको शायद CH3 COCH3 ही दिया गया, हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन उससे भी आसान है। अगला पूछता है क्वेश्चन नंबर 49, पूछता है कि ये फॉर्मालिन क्या होता है। कुछ नहीं होता, फॉर्मालिन ही आपका फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड सब लोग जानते हैं HCHO। नहीं जानते हैं बहुत खराब हालत में है, एक चीज जान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन, HCHO। अगला क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और जरूरी है आपको सीखना। तो आइए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोस्ट इजली, सबसे आसानी में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें होगा। इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहला HCHO, फिर आपका दिया इन्होंने CH3CHO, फिर आपका CH3COCH3, और एक छोड़ देता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो यही समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या हो रहा है, नाम से ये लग रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होने जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक आपका कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। मैं किसी लोन पे नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूं, बस मैं बात इतना कर रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होने जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जो है वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाएगा। तो देखते हैं क्या कार्बोनिल कार्बन क्या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। बिल्कुल है सर। आप देखोगे यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखिए क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जो है जैसे न्यूक्लियोफाइल, वो यहां के आके अटैक करेगा। तो इसका अटैक इजी कब होगा, इसका अटैक इजी कब होगा, अटैक तब इजी होगा जब यहां पर डिफिशियंसी ज्यादा होगी, डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत बढ़िया से ऐड करेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसकी डिफिशियंसी किसी तरीके, जैसे मान लीजिए कि कोई भूखा है तो उसको खाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भूखा, उसको नीड है, तो आसानी से खा लेगा। जिसका पेट एकदम भरा हुआ है, क्या एकदम पूरा एकदम खाए हैं बढ़िया 4-6 किलो, तो वो क्यों खाना चाहेगा, उसको क्या जरूरत है खाने की। वही सेम केस यहां पर है आपका। यहां पर क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड होगा, आसानी से खाना खा लेगा क्योंकि भूख लगी है उसे। अब अगर यहीं पर हम कीटोन को देखते हैं, ठीक है, कीटोन के केस में क्या हो जा रहा है, देखिए कीटोन के केस में क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो आपके फुलफिल हो जा रही है, क्योंकि CH3 द्वारा यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इनका हाइपर कंजुगेशन, और यहां पर 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन लीजिए, या ये बोलिए कि दो CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट और ये हाइपर कंजुगेशन, ये सब लगा के उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो थी वो खत्म कर दे रहे हैं। मतलब वही है कि जैसे कि आपको भूख बहुत तेज लगी थी, रास्ते में आपका कोई दोस्त कुछ खिला देता है, आपका पेट भर गया, आप घर जाके क्या खाना खाओगे, और आपको कोई कुछ नहीं दिया, आप एकदम भूखे पेट थे, तो आप जब घर जाओगे तो खाना बहुत अच्छे से खाओगे, ज्यादा खाओगे, क्योंकि क्या आपको नीड है, आपको भूख है। वही सेम केस HCHO केस था, इनके सब में क्या हो रहा है कि फुलफिल हो जा रही है इनकी वैकेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहां पर क्या हो जा रही है आपकी, वो कम, सॉरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है यहां पर वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हम यही कहेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, आप यही जानते रहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतनी ही आसानी से होगा। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है वो सीधी सी बात है कि EWG ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और EDG ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कुछ ये सब बातें थी और आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन भी आप देख सकते हो। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था।
नोट कर लीजिएगा इसको। और आपके टोटल मैंने 50 क्वेश्चन खत्म कर दिया। पहले वीडियो में 26 से 37, दूसरे में 38 से 50। हर एक का डिटेल सोल्यूशन दिया हूं, किसमें कहाँ इधर उधर आपको जाके पढ़ना है वो भी बता दिया हूं, और पढ़ना नहीं है, पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इंक्लूड कर दिया। यही हमारे जो हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, रैंक बूस्टर सीरीज, आपका रैंक बूस्टर प्रोग्राम यही है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी और ये सब सारी चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल हो रही है। इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको सारे क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और फिर रात जग कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना भी अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम लोग किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।